मोदी साहब अपनी इलेक्शन कैंपेन से कभी बाहर आए ही नहीं. He is the master of politics, if you personally ask me. He's a master of optics or delivery or the selection of the word. International दौरों पे आते हैं, लगता है वो कैंपेन कर रहे हैं इलेक्शन की. आप देख लें, वो तो इलेक्शन बोर्ड से बाहर ही नहीं आए कभी आज तक. तो उनको हराना तो मेरे ख्याल में पॉसिबल ही नहीं है. मोदी साहब इज एन एक्सपर्ट, इज अ गुड टीम. उनको हराना इम्पॉसिबल है मेरे ख्याल में. मैं आज ही नहीं कह रहा हूं. somebody has to be way stronger. ऑप्टिक्स, उसके मीडिया, उसका बोलना, ये पता नहीं कहां से फिर को आएगा मोदी साहब को हराने के लिए. डॉक्टर साहब इसको कैसे देखते हैं? मैं तो इसको ये स्टडी करता हूं कि इंडिया तो इजराइल की जगह ले रहा है अमेरिका के अंदर के. हम कभी सुनते थे कि जिस दिन अमेरिका इजराइल के लिए एड अप्रूव करता है उसी दिन कांग्रेस जो है वो ओके करती है और उसी दिन जो है वो शिफ्ट हो जाता है पैसा. ये तो इंडियंस इस लेवल पे आ गए. हाउ डू यू सी दिस? और अगर ये ड्रोन अमेरिका नहीं देगा तो भारत इजराइल से ले लेगा. और अगर ईरान अपने अंदर शायद ड्रोन बना सकता है, रशिया को देख सकता है, जो भारत चंद्रयान पे जाने की सलाहियत रखता है, आपका क्या ख्याल है ड्रोन बनाने की सलाहियत नहीं रखता? वो भी बना लेंगे अपना. ऐसी कौन सी बड़ी बात है कि इनके पास. बल्कि इस वक्त मैंने आपको बताया कि अमेरिका को भी भारतीय चला रहे हैं. उनकी सारी जो आईटी और टेक्नोलॉजी है सारी, अगर आप कभी गौर फरमाएं नासा के ऊपर, तो नासा के अंदर सब के सब भारतीय निजात इंजीनियर है उनके पास. बल्कि ओबामा ने टेक्नोलॉजी दे दी थी नासा की, तभी तो अमेरिका का कोई रॉकेट अब जमीन से नहीं उठ रहा है. वहां पे सिर्फ दूसरे मुमालिक के जो है रॉकेट जा रहे हैं. अमेरिका तो राजू रॉकेट बन चुका है, अब वो रॉकेट नहीं चला सकता. उसके तो अपने हालात खराब है. उनकी तवज्जो नहीं है. बल्कि हो सकता है कि रॉकेट परमानेंट बंद कर दें, क्योंकि ये जी एनवायरमेंट के लिए गलत है. ये भी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि इनका फ्यूचर जो है, आपको बताया था, द ग्रीन एग्रीमेंट जो इस वक्त एओसी ने दे दिया है डेमोक्रेट पार्टी की तरफ से, उसके अंदर मशीनरी नहीं है. उसके अंदर कोई भी ऐसी चीज जिससे एनवायरमेंट को, बल्कि वो ये कहते हैं बेबीज आर अगेंस्ट द एनवायरमेंट. बेबी कहते हैं बच्चे बनाने बंद करो, इट्स नॉट गुड फॉर द एनवायरमेंट. तो उसके अंदर ये जो एक मूवमेंट चल रही है अमेरिका के अंदर, मैं इसको हमेशा ये कहता हूँ सेल्फ डिस्ट्रक्टिव मोड. जब आप 250 साल आपको हो जाएं, आपके पास इसको ये भी कहा जाता है ग्रोइंग पेन हो, आप बोर हो चुके हो. हम जिस तरह होता है ना, अमीर लोगों के बच्चे हर 10 मिनट बाद कहते हैं डैडी आई एम बोर्ड. तो वो इस तरह अमेरिकन बच्चे भी अब बोर हो चुके हैं. $1 मिलियन के घरों में रहेंगे, अपने जेटों में सफर करेंगे, लेकिन प्रियस चलाएंगे शौक के लिए, इलेक्ट्रिक गाड़ी टेस्ला ले लेंगे. दूसरों के लिए 2-3 बच्चे अफ्रीका से अडॉप्ट कर लिए जाएंगे, लोगों को दिखाने के लिए कि व्हाट काइंड ऑफ सॉफ्ट कॉर्नर वी हैव. और फिर जहां बैठेंगे 2-4 गालियां एनवायरमेंट को दे दी, 2-4 अरबियों को गालियां दे दी कि देखें कि फासिल फ्यूल है. लेकिन अपने जेटों के अंदर अपने 20-20 हजार स्क्वायर फीट के घरों में बैठ के, जिस तरह कहा जाता है शीशे के घरों में बैठ के गुर्बत का मजाक उड़ाने का एक फैशन बन चुका है. तो यही अमेरिका के अंदर भी चल रहा है. लेकिन ग्रोथ, अब इनोवेशन खत्म है. मैथ इज रेसिस्ट है. अब तरक्की अमेरिका नहीं करेगा, कोई और ही करेगा. और वो करने वाले भारतीय भी कर रहे हैं और चाइना भी करेगा, क्योंकि दे हैव एपेटाइट. ये एपेटाइट के बगैर काम नहीं हो सकता. ये क्रूज कंट्रोल वाला काम नहीं है कि आप 18वीं सदी से क्रूज पे चल रहे हो तो आप ऑटोमेटिकली ग्रो ही करते जाएंगे. जिस तरह मैंने कल परसों मैंने आपको फरमाया था, आपको कहा था चीमा साहब, कि इस वक्त गूगल के और सॉफ्टवेयर के जो सीईओ हैं दे आर इन इंडिया. और उसमें उसी पे मैंने पढ़ा था कि इंडिया हैज मोर देन 5 मिलियन कंप्यूटर प्रोग्रामर्स. और बोथ कंपनीज इंक्लूडिंग इन्फोसिस, दे आर कमिटेड कि 1 लाख आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्पेशलिस्ट प्रोड्यूस किया जाएगा भारत से. तो उसके बाद फिर आप मुझे ये बता दें कि तरक्की कौन सा मुल्क करेगा, फिर उसमें अमेरिका का नाम शामिल नहीं है. लेकिन ये कि मैंने आपको बताया था कि इनकी मजबूरी है, क्योंकि ये ड्रोन और इस तरह की चीजों के अलावा कुछ दूसरी चीज यहां प्रोड्यूस भी नहीं करते. अगर देखा जाए तो हर चीज इंपोर्ट होती है. गाड़ियां भी इंपोर्ट होती हैं, कपड़े भी इंपोर्ट होते हैं, जूते भी इंपोर्ट होते हैं, खुराक तक चाइना से इंपोर्ट होती है. तो अगर ड्रोन बना के ये नहीं बेचेंगे बाहर, तो फिर पकौड़े बेचेंगे, क्या बेचेंगे? इनके पास कोई और प्रोडक्ट नहीं है इसके अलावा. तो इसको रोक के फिर कहां जाएंगे ये? तो ये इनके हालात कमजोर हैं. उसमें बल्कि मैं चीमा साहब ये कहूंगा, कमजोरी का अंदाजा लगा लें कि आज 3 सोल्जर जो है उनको मरे हुए तकरीबन हफ्ता हो रहा है और अभी तक ये सोच में गुम है कि हम क्या करें. स्ट्राइक कर दिया उन्होंने इराक और सीरिया में. नहीं, वो क्या स्ट्राइक करनी है? स्ट्राइक तो ना हुई है. हमें इन्होंने स्ट्राइक आज की, इनके ऊपर 160 स्ट्राइक हो चुकी पहले. तो इन्होंने कौन सी स्ट्राइक है? वो भी डरते डरते कर रहे हैं. बाबा जी हैं, उन्होंने फरमाया है कि हम जंग नहीं छेड़ना चाहते. दूसरे बाबा जी जो ओबामा के रिश्तेदार हैं, उन्होंने भी कह दिया कि हम ईरान के साथ, वो कहते हैं हम थप्पड़ मारना चाहते हैं लेकिन जोर से नहीं मारेंगे. तो ये कौन सी जंग है? कौन सा रिटेलिएशन? साथ स्ट्राइक किए, साथ माफियां भी मांग रहे हैं ईरान से, कहते सट लगी तो नहीं ਤੁਹਾਨੂੰ, कहते स्ट्राइक करांगे प्लीज माइंड ना करना. ये भी कौन सी स्ट्राइक है? वो इस तरह ही, क्योंकि इलेक्शन का साल है. ओबामा साहब ने कहा होगा कि वरना डेमोक्रेट पार्टी खत्म हो जाएगी, किस तरह जाओगे इलेक्शन में? डोनाल्ड ट्रंप बहुत स्ट्रांग है, कोई पटाखा चलाओ, इधर उधर छोड़ दो. अभी तो शुक्र करें इन्होंने उधर चलाया, अमेरिका के अंदर नहीं कुछ चला दिया पटाखा इन्होंने. क्योंकि हालात जो है वो इनके बिल्कुल चीमा साहब जज्बों के साथ जंगें लड़ी जाती, हथियारों के साथ नहीं लड़ी जाती. अफगानिस्तान से जिस तरह ये रुसवा होकर निकले हैं,
और बल्कि एक और चिमा साहब बात बताऊं, ये इल्जाम लगाते हैं भारत के ऊपर या दूसरे मुल्कों के ऊपर पन्नू साहब का कि ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। अपनी फ्लोर इंटेलिजेंस की वजह से 3 मुल्क इन्होंने तबाह किए, इराक, लीबिया और अफगानिस्तान। तो ये कहते हैं कि दूसरे कंट्रीज आके इंटरफेयर कर रहे हैं अमेरिका में। हाउ डेयर यू से दैट? $8 ट्रिलियन की नाकाम जंगें लड़ने के बाद आप भारत को कहते हो कि तुम पन्नू को यहां पे असैसिनेट करना चाहते हो। आप लोगों ने जेनोसाइड किया है मुस्लिम कम्युनिटी का, आपने इस्लाम के खिलाफ, यहां पे जॉर्ज बुश क्रूसेड कहते थे, डेजर्ट स्टॉर्म को कहते थे दिस इज क्रूसेड। एक बहुत बड़ा एलिगेशन था। जॉर्ज बुश साहब कहते थे कि मैं व्हाइट हाउस में, जब मैंने अटैक किया डेजर्ट स्टॉर्म का, तो बार में अपने गार्डन में, व्हाइट हाउस में मैं रात को सोच रहा था, चक्कर लगा रहा था, तो मुझे विजन आया, ऊपर से खुदा की तरफ से इशारा आया, उन्होंने कहा तुन के रख दो इन्होंने। क्रूसेड। जब आप इस दौर 21वीं सदी के अंदर क्रूसेड लड़ रहे हैं एंड यू आर होल्डिंग इंडिया लायबल फॉर पन्नू, हाउ डेयर? इनके अपने मॉरल्स क्या हैं? इनके मॉरल्स हैं इनके। मैं तो हमेशा ये कहता हूं दे आर द सन्स ऑफ द पायरेट्स देमसेल्फ। इनके कौन सी मोरालिटी है? आप मुझे ये बताएं, प्रीएम्प्टिव अटैक है, पैट्रियट एक्ट है, यहां पे उसमें कोई मोरालिटी है? गुटानमो बे है, उसकी मोरालिटी है? जो अगर ये कहते हैं कि पन्नू के खिलाफ वो गुप्ता, ना कोई शवाहिद है, ना कोई बात है, ना चीज है। इनके अपने क्या हालात हैं? लेकिन चीमा साहब ये इस तरह नहीं है। अब इस वक्त जिस तरह मैं अर्ज करना चाहूंगा, इस वक्त दुनिया फाइनेंशियल इंटरेस्ट के पीछे जाती है, ममालिक अपने अपने फैसले लेते हैं फाइनेंशियल इंटरेस्ट के पीछे। और इनको भी पता है कि भारत थोड़ा सा, भारत इनके पास, ये बताएं, ताइवान के साउथ चाइना सी के अंदर इनके पास भारत के अलावा दूसरा ऑप्शन क्या है? कोई ऑप्शन नहीं, नॉट अ सिंगल ऑप्शन। चाइना के पीछे जाना है तो कौन जाएगा इनके? पाकिस्तान जाएगा? कौन जाएगा इनके साथ? तो इनके और दूसरा ये है कि जिस तरह मैं आपको बता रहा था, खुशकिस्मती है ये भारत की, मैं समझता हूं उनकी बहुत बड़ी खुशकिस्मती तो नहीं, मैं कहूंगा उनका बहुत बड़ा हार्ड वर्क है। जिस तरीके से अपने बच्चों को पढ़ा के वो बाहर भेज रहे हैं, जिस तरीके से वो टेक्नोक्रेट बन के जा रहे हैं, टेक्नोक्रेट। और जिस तरह मैंने आपको अर्ज किया कि 5 मिलियन कंप्यूटर प्रोग्रामर भारत में बैठे हैं, 5 मिलियन, छोटे से नंबर नहीं है। तो चीमा साहब ये फिर इस तरह तो नहीं होता ना, इनके बस की बात नहीं है। अब ये जब तक अपनी इनोवेशन पे अपने बच्चों को बढ़ाने का नहीं सोचेंगे, ये दोबारा रिवाइव नहीं कर पाएंगे। इस वक्त अमेरिका इज गोइंग थ्रू द टफेस्ट टाइम ऑफ द हिस्ट्री, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी। और सबसे बड़ी बात यह है कि मायूसी, लोग मायूस हो चुके। उसके बाद बिल क्लिंटन साहब आए, मोरालिटी के जनाजे निकले उनके व्हाइट हाउस के दौर के अंदर। फिर उसके बाद करप्शन के हालात ये हैं। मैं आज आपसे ये सवाल करना चाहता हूं, इन्होंने हर जंग हारी है दुनिया के अंदर, कोई जंग एक बता दी जो उन्होंने जीती हो। अब मैं $8 ट्रिलियन इन्होंने फेंका है 3 मुल्कों के अंदर। इन तीनों मुल्कों के अंदर इनका इंटेलिजेंस फेल्योर था, तीनों मुल्कों के अंदर, इराक के अंदर, लीबिया के अंदर और अफगानिस्तान के अंदर, सारे इंटेलिजेंस फेल्योर है। फिर उसके बाद मैं ये पूछना चाहता हूं कि अगर इनकी सुप्रीमेसी इतनी है, अगर इनकी वेपनरी इतनी सोफिस्टिकेटेड है, रात के अंधेरे में अफगानिस्तान से क्यों भागे ये $85 बिलियन का असला छोड़ के? फिर उसके बाद मैं ये पूछना चाहता हूं कि हूतियों से क्यों फिर भाग रहे हैं आज? फिर 3 बच्चे इनके मार दिए हैं, 35 जख्मी हैं, पता नहीं जिंदा मर गए हैं। ईरान को सीधा क्यों नहीं अटैक करते? क्यों नहीं उसको जवाब देते? क्यों उससे डर के भाग रहे हैं आज? सुप्रीमेसी, इसको सुप्रीमेसी थोड़ी। मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं, $8 ट्रिलियन किधर गया जो उन्होंने जम्मू में लगाया? किधर गया? मैं बता देता हूं। सबसे ज्यादा इन्होंने खुद अपनी करप्शन की है। इनका सबसे ज्यादा पैसा इनका मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स ने खाया सबसे ज्यादा। फिर ये चीमा साहब दर हकीकत जब तिलों में तेल ना हो, या तो तेहरान पे करते हैं ना अटैक, जो पीछे बैठे हैं उधर। इब्राहिम रईसी साहब ने स्टेटमेंट दी है, उन्होंने कहा कि ये ना समझना कि हम चूड़ियां पहन के बैठे हैं, हमारी साइड पे है तो अभी भी तोड़ कर आ जाए। चीमा साहब, जितना ईरान का इस वक्त इन्फ्लुएंस मिडिल ईस्ट के अंदर, इस वक्त जिस तरह लेबनान के अंदर, गजा के अंदर, सीरिया के अंदर, इराक के अंदर, जहां पे इन्होंने 8 ट्रिलियन में से ज्यादा ट्रिलियन इराक में जाया किए हैं, वहां से अगलों ने कह दिया कि गेट द हेल आउट ऑफ हियर, अपने 2500 बंदे ले जाओ यहां से उठा के। लेकिन चीमा साहब, इनके बस की बात नहीं है। वो उसकी वजह ये होती है, जंगें जज्बों से होती है, जंगें जज्बों से होती है, हथियारों से नहीं होती। तालिबान ने रिसेंटली मॉडर्न वारफेयर की हिस्ट्री में प्रूव करके रख दिया, जो अभी डंकीज पे फिर रहे हैं, मोटरसाइकिलों पे फिर रहे हैं और इनकी बात भी नहीं सुनते, चैलेंज बल्कि इनको करते हैं। ईरान ने प्रूव कर दिया चीमा साहब पिछले 4 दहाइयों के अंदर कि जंगें जज्बों से होती हैं, जंगें हथियारों से नहीं होती। मोदी साहब अपनी इलेक्शन कैंपेन से कभी बाहर आए ही नहीं। He is the master of politics, if you personally ask me. He's a master of optics और delivery और the selection of word. international दौरों पे आते हैं, लगता है वो कैंपेन कर रहे हैं इलेक्शन की। आप देख लें, रिपब्लिक डे आता है इस तरह की, जिस तरह के इलेक्शन की कैंपेन कर रहे हैं वो तो इलेक्शन मोड से बाहर ही नहीं आए कभी आज तक। तो उनको हराना तो मेरे ख्याल में पॉसिबल ही नहीं है इस वक्त। हालांकि अगर देखा जाए तो वो जो कांग्रेस के हैं राहुल गांधी, वो दूसरे अपनी वो पूरे नेशन के टूर पर निकले हैं, लेकिन ये समहाउ कनेक्ट नहीं कर पाते। आज मैं सुन रहा था कि वो अपने कांग्रेस को इकट्ठा नहीं कर सकते, देश को किस तरह इकट्ठा करें। दूसरा, मैंने जो मोदी साहब के लिए
किसी ने छोटी सी शरारत की थी कि साउथ के हमारी स्टेटों को कर्नाटका में सही फंड नहीं दिए जा रहे, फेडरल मरकज हमसे जस्टिफाई नहीं कर रहा। उन्होंने एक दिन तकरीर की है, लेकिन दूसरे दिन साथ ही उनके गुब्बारे से हवा निकल गई। उन्होंने ट्वीट कर दी, नहीं जी कि यूनाइटेड इंडिया इज गुड, आई एम वेरी प्राउड इंडियन। लेकिन चीमा साहब, इस वक्त जिस तरीके से मैं आपको हमेशा अर्ज करता था, आज से कुछ अर्सा पहले पूरी दुनिया के अंदर नेशनलिस्ट मूवमेंट्स चली थी, पूरी दुनिया के अंदर, क्योंकि लोग बेजार थे लोग। और दूसरा जो सोशल मीडिया था वो फौरन लोगों को इंफॉर्मेशन देता, लोग फौरन उसका हल चाहते हैं। उसी वजह से लोग बेजार थे, नेशनलिस्ट मूवमेंट चली थी। सारी नेशनलिस्ट मूवमेंटें खत्म हो चुकी हैं सिवाय मोदी साहब। मोदी साहब ने जो टीका नेशनलिज्म का भारत को दिया है वो अब सर चढ़ के बोल रहा है, इसमें कोई शक नहीं है, आप देख लें उसको। और उसकी वजह सिर्फ यही है कि ही इज अ फुल टाइम पॉलिटिशियन, और वो अपनी इलेक्शन कैंपेन से बाहर आते ही नहीं है। वो जो करते हैं फिर उसको मार्केट भी करते हैं। ये बहुत जरूरी चीज होती है ना कई दफा कि आप करें फिर उसका क्रेडिट लें, प्रॉपर क्रेडिट लें। उनको सारा इस चीज का तजर्बा है, एस्टेब्लिशमेंट को कंट्रोल करना, टीम बिल्ड करना, टीम से काम लेना, रिजल्ट देखने, लोगों को बताना। मैं आप जरा एक मिनट के लिए आपको मैं कहता हूं, अगले दिन उन्होंने अपने जो वो आइलैंड को प्रमोट किया है, वो लग रहा है जिस तरह के बॉलीवुड के हीरो हैं। आपने देखा है, वो स्नॉर्कलिंग कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं। है कोई दुनिया का दूसरा प्राइम मिनिस्टर कर रहा हो? काकड़ साहब को कहना जाके गोता लगा के पास करो। वो प्रमोट करते हैं, जहाज फेर रहे हैं, सैर कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आप टैक्स कोई नहीं, कोई मूवी बनाकर लगाएं अपनी, कोई वीडियो बनाएं अपनी, कोई इंस्टाग्राम, कोई ट्वीट, कुछ भी नहीं। मोदी साहब इज एन एक्सपर्ट, इज अ गुड टीम। उनको हराना इम्पॉसिबल है मेरे ख्याल में। मैं आज ही नहीं कह रहा हूं। somebody has to be way stronger। ऑप्टिक्स, उसके मीडिया, उसका बोलना, ये पता नहीं कहां से फिर को आएगा मोदी साहब को हराने के लिए। अपने लाइफ टाइम में तो मोदी साहब अब इलेक्शन नहीं हारते। ये दिस इज मुझे एतराज इस चीज पर है कि उनको एक खातून ने कहा कि तुम मुझसे शादी करो, प्राइम मिनिस्टर बन जाओगे। और वो इतना बंदा नाइव था, इतना उसका ईमान इतना कमजोर था, या उसकी पर्सनैलिटी इतनी वीक है कि उसको एक रात चलती खातून कहती है कि तुम मुझसे शादी करो, प्राइम मिनिस्टर बन जाओगे। वो कहता है ठीक है करो, लाओ शादी करी। आपने उस शख्स को एक एटॉमिक पावर की चाबियां पकड़ा दी। फिर आपने, मुझे इन पे कोई गिला नहीं है। गिला है मुझे बाजवा साहब पे और जो दूसरे उनके राइट हैंड मैन थे, जिन्होंने ये एक बुत तराशा था पूरे मुल्क के लिए। मुझे उन पे दुख है। और उनके साथ जो दूसरे हैं आपके कैंडिडेट सारे हैं। आसफ जरदारी साहब के बारे में कौन सा लोग कहते हैं कि वो बहुत तजद्दुगुजार थे। वो उनकी बीवी अभी जिंदा थी तो जो उनकी स्टोरियां इस्लामाबाद और कराची में और उनकी जिन खवातीन के साथ उनके साथ स्टोरियां आती थी, आज तक उन्होंने डिनाई नहीं की। उनकी कई बीवियां क्लेम कर चुकी हैं, उनके कई बच्चे क्लेम कर चुके हैं कि भाई हमारे बाप है। ये चीमा साहब, वो देखिए मेरी नजर में इस वक्त पाकिस्तान, मैंने दो चीज जो रिसेंटली, मैं मुसलसल पाकिस्तान की हिस्ट्री कुरेदने की कोशिश करता रहता हूं। बार बार ये नारा लगाया जाता है कि भुट्टो आज भी जिंदा है, भुट्टो जिंदा है, भुट्टो जिंदा है। ठीक हो गया, मुझे ये बताइए, ये नहीं लगता कि अयूब खान भी आज जिंदा है? ये बिल्कुल लगता नहीं कि आज जस्टिस मुनीर भी आज जिंदा है? मुझे बिल्कुल इस तरह लगता है कि जिस तरह गुलाम अहमद और सिकंदर मिर्जा भी जिंदा है। कोई डिफरेंस आपको नजर आता है उस सिस्टम से और आज के सिस्टम में? कोई सिस्टम। मैं रिसेंटली मैं पढ़ के शॉक्ड, पाकिस्तान बनने के 9 साल बाद जस्टिस मुनीर ने, जो चीफ जस्टिस थे, उन्होंने अदालत में कहा था बैठ के कि पाकिस्तान इज नॉट अ फ्री इंडिपेंडेंट कंट्री, पाकिस्तान इज नॉट अ फ्री कंट्री। उन्होंने कहा था गवर्नर जनरल इज स्टिल अंडर द क्राउन, अंडर द क्वीन, और वो उसके सामने असेंबली की कोई वैल्यू नहीं। और मेरे ख्याल में आज भी पाकिस्तान आजाद नहीं है। जस्टिस मुनीर जिंदा है, आज भी अयूब खान जिंदा है, किसी और फॉर्म में, किसी और यूनिफॉर्म में, किसी और चीज में। यही बदनसीबी पाकिस्तान की। और पाकिस्तान, मैं इंतजार कर रहा हूं जिस दिन ये पाकिस्तान की बुनियादें रखें। इन्होंने पाकिस्तान, मैं कल, मुझे डॉक्टर इश्तियाक साहब का एक मैंने ब्लॉग, मुझे किसी ने भेजा ब्लॉग, जिसमें उन्होंने फरमाया था कि कायदे आजम का ये बिल्कुल प्लान नहीं था कि लोग मुसलमान उजड़ के इधर आ जाएं तो ये हो जाए तो हो जाए। बिल्कुल मैं एग्री करता हूं, बल्कि मैं इस चीज से भी एग्री करता हूं। मैं मौलाना आजाद की जो फिलॉसफी थी, वो कहते थे कि अगर मुसलमान इकट्ठे रहते बांग्लादेश के और पाकिस्तान के और भारत के, दे वर बेटर ऑफ। आप कभी एक मिनट के लिए सोच के देखें इस चीज को। जिस पॉइंट पे आज आप खड़े हैं, कंफ्यूज हैं, आज भी टू नेशन पॉलिसी, टू नेशन थ्योरी पे आप कंफ्यूज हैं, आज भी कंफ्यूज हैं। आप हर स्टेप के ऊपर कंफ्यूज हैं। आज आपको इस्लाम का पूरा पता नहीं है कि ये क्या है, क्योंकि आपके लिए फॉरेन रिलीजन है। आपने उसका भी मजाक बनाया, आपने टू नेशन थ्योरी का भी मजाक उड़ाते हैं, आपने ईस्ट पाकिस्तान का मजाक उड़ाया, आपने बंगालियों का मजाक उड़ाया, आपने बलोचियों का मजाक उड़ाया, आपने सिंधियों का मजाक उड़ाया। यू आर वेरी रेसिस्ट पीपल अमंग ईच अदर। डॉक्टर साहब तो पंजाबी रह गए, फिर साडा ना ही ले लो तुसीं। नहीं, पंजाबी एक मैं जरूर कहूंगा, चीमा साहब पंजाबी खुले दिमाग के लोग हैं। मैं उसकी देखो, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਦੋ ਚੰਡਾ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖੋ, 3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕਹੇਗਾ ਜਾਣ ਦਿਓ ਭਾਜਨ ਛੱਡੋ ਕੀ ਗੱਲ, ਫਿਰ ਜਫਾ ਮਾਰ लेगा। और दूजे जाके देखो जरा, ਤੁਹਾਡੇ कर दे। सरकार बलोचिस्तान में आपके शनाख्ती कार्ड देख के गोलियां मारते। आप जाके देखें पठानों के इलाके में आपके साथ वो क्या करते हैं।
और हमारी कमजोरी भी यही है, हमने हर इन्वेडर को वेलकम किया है। सारा जड़ा पहाड़ तो लेंदा से जफे मार लेंदा, आओ भाईजान आ जाओ, तुसी ग्रीकी भाईजान आओ ना, बिस्मिल्लाह इधर ले आओ, रोटी तो की खाओगे। पठान जड़ा था, मैं खुदा की कसम 2 लोगों की हिस्ट्री पढ़ी, मेरे पांव के नीचे जमीन निकल गई, गजनवी की और अब्दाली की। किस तरीके से वो लूटते रहे आके सरजमीन को, सिर्फ इसी वजह से, हमारे खुले दिल की वजह से, हमारे अखलाकियात का उन्होंने गलत फायदा उठाया। हर दफा आके अब्दाली का देखें उसने इस मुल्क के साथ क्या नहीं, वो परमानेंट रहा ही नहीं इस एरिया के अंदर, सिर्फ लूटने आता था लूट के वापस, आता था लूट के वापस। मजाक उन्होंने बना दिया था इस खित्ते का। आज मैं खुश हूं चीमा साहब, एक जरूर बात कहूंगा आपके देखने वालों को, मैं आज देखूंगा, हम तो नहीं कर सके। सिखों ने अपने बदले लिए, चाहे जनरल डायर को अगलों ने जाके मारा, सिखों ने बदले लिए, आज हिंदू भी बदले ले रहे हैं। मैं खुश हूं। आपको पता होना चाहिए कि ईस्ट इंडिया कंपनी का मालिक इस वक्त कौन है? संजीव मेहता है ईस्ट इंडिया कंपनी का मालिक। लग्जरी टी का और काफी का काम आज भी कर रहा है। ऋषि सोनक ने बदला लिया कॉलोनियलिज्म का, मैं खुश हूं उसके ऊपर। आज अमरीका गोडिया ने पा लिया, इन्होंने सारे ने, गूगल वाले ने सारे ने रल के, मैं खुश हूं इस बात पर। हम नहीं चले, किसी ने तो किया ना, किसी ने तो बताया कि वी आर सीरियस पीपल, किसी ने तो किया। हमारे तो चले, मैंने आपको कई दफा इस चीज का इजहार किया है कि शायद आर डीएनए हैज इशू विद इट, मैं खुद अपने डीएनए पे परेशान हूं, लेकिन ये कि चले, कुछ तो उस खित्ते में लोग ऐसे हैं, मैं खुद देखता रहता हूं। लेकिन मैंने आपको बताया कि अभी मैंने रिसेंटली चनकिया पे रिसर्च कर रहा हूं, मैं अभी गुप्ता और अशोका सिविलाइजेशन के ऊपर रिसर्च कर रहा हूं, हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो के ऊपर रिसर्च कर रहा हूं, इंडस वैली के ऊपर रिसर्च कर रहा हूं। हमारा डीएनए भी इतना कमजोर नहीं है, पता नहीं क्यों हो गया, कुछ समझ नहीं, या तो फिर फॉरेन इन्वेडर के साथ हम ज्यादा मिक्सअप हो गए, हमारे वो डीएनए खराब हो चुका है, एक ये रीजन कभी मैं सोचता हूं। वरना लैंड तो फर्टाइल, उसकी वजह ये देखें कि चनकिया के बारे में देखें, वेदिया की किताबें देखें, साथ लेकर आए थे आर्यन्स यहाँ पे वेद की किताबें 150 एडी के अंदर, 150 एडी। और मैं आज खुश हूं भारत के ऊपर, मैं खुश हूं, दे आर चैलेंजिंग द एंटायर वर्ल्ड, आई एम प्लीज्ड विद इट, वेरी। तो दोस्तों, जैसे कि आपने क्लिप में देखा कि भाई भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से मतलब कि भारत की मतलब शक्ति को बढ़ाया ना, और भाई अमेरिका के टैरिफ्स का सामना किया है, और भाई साहब दुनिया के दबाव का सामना करा है। भाई साहब ईरान अमेरिका की वॉर के अंदर मतलब कि भाई भारत के अंदर भी क्राइसिस आए थे ऑयल के, लेकिन भाई साहब भारत के अंदर बिल्कुल भी फील नहीं हुआ वो सब चीज़ें। ठीक है भाई, भारत पर कितना दबाव डाला गया, लेकिन भाई भारत टस से मस नहीं हुआ। भारत को जो करना था वो करा, और भाई साहब किसी के दबाव के सामने झुका नहीं। ये नया भारत है, भारत किसी के सामने झुकता नहीं है। ठीक है, भारत और क्या बोलते हैं अमेरिका के बीच में मतलब कि संबंध टूटने कब से स्टार्ट हुए, मैं आपको बताता हूँ। जब टैरिफ वॉर अमेरिका ने मतलब कि खेलना शुरू करा है, जब क्या बोलते हैं नए क्या बोलते हैं दूसरी बार बने ना मतलब ये डोनाल्ड ट्रम्प मतलब कि प्रेसिडेंट, तो उसके बाद से इन्होंने सोचा कि वैसे मैं दुनिया पर, अब तो मैं सुपर पावर हूँ, मैं तो भाई कुछ भी कर सकता हूँ। तो भाई इन्होंने टैरिफ लगाना शुरू करा, और भारत के ऊपर भी टैरिफ लगाते हैं ज़बरदस्त। मतलब सबसे ज़्यादा भाई चाइना के ऊपर लगाया, फिर दूसरे भारत के ऊपर, ब्राज़ील के ऊपर। ठीक है, वैसे ऐसा करके मतलब पूरी लिस्ट निकाली, और वैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि मैं इतने टैरिफ लगाने वाला हूँ। और भाई भारत ने जिस तरीके से उन टैरिफ का सामना किया, मैं तो आपको बताता हूँ। टैरिफ होता क्या है? टैरिफ यानी एक टैक्स जो किसी देश द्वारा आयोजित वस्तुओं पर लगाया जाता है। ठीक है, यदि अमेरिका भारतीय सामान पर अधिक टैरिफ लगाता है तो भारतीय उत्पाद अमेरिका बाजार में महंगे हो सकते हैं, जिससे उनकी प्रतिस्पर्धा प्रभावित हो सकती है। लेकिन इसका असर केवल भारत पर ही नहीं पड़ता, अमेरिकी कंपनियों और उपभोक्ताओं को भी महंगे आयात का सामना करना पड़ता है। ठीक है, यही कारण है कि व्यापारिक निर्णय अक्सर दोनों देशों को प्रभावित करते हैं। ठीक है, जब व्यापारिक दबाव बढ़ा, तब भारत ने केवल प्रतिक्रिया देने के बजाय अपनी दीर्घकालिक रणनीति पर ध्यान केंद्रित किया। सरकार ने कई क्षेत्रों में निवेश बढ़ाया, मेक इन इंडिया, सेमीकंडक्टर निर्माण, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, रक्षा उत्पादन, हरित ऊर्जा, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। उद्देश्य था कि भारत केवल एक बड़ा बाजार ना रहे, बल्कि वैश्विक विनिर्माण केंद्र भी बने। ठीक है, आत्मनिर्भरता की दिशा में भारत का कदम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत की अवधारणा को आगे बढ़ाया। इसका अर्थ दुनिया से अलग होना नहीं, बल्कि महत्वपूर्ण क्षेत्रों में घरेलू क्षमताओं को बढ़ाना था। ठीक है, और उदाहरण के लिए मोबाइल फ़ोन निर्माण में भारत दुनिया के प्रमुख देशों में शामिल हुआ। रक्षा उपकरणों के घरेलू उत्पादन पर जोर बढ़ा। रेलवे, हाईवे और बंदरगाहों में बड़े निवेश किए गए। डिजिटल भुगतान प्रणाली ने वैश्विक पहचान बनाई। इन कदमों का उद्देश्य था कि भारत की अर्थव्यवस्था अधिक मजबूती और लचीली बने। ठीक है, दुनिया के साथ नए रिश्ते बनाए गए। ठीक है, ये बहुत बड़ा कदम है। ठीक है, भारत ने
केवल एक देश पर निर्भर रहने के बजाय कई देशों के साथ व्यापार और निवेश बढ़ाने की कोशिश की, ठीक है। मध्य पूर्व, यूरोप, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अन्य साझेदारों के साथ मिलकर सहयोग मजबूत किया गया। इससे भारत के नए बाजार निवेश के असर मिले, ठीक है, निवेश में असर मिले, ठीक है। रक्षा और रणनीति शक्ति, आर्थिक शक्ति के साथ साथ भारत ने रक्षा क्षेत्र में भी निवेश बढ़ाया। आधुनिक सैन्य उपकरणों की खरीद, स्वदेशी रक्षा उद्योगों को प्रोत्साहन, नौसेना और वायुसेना का आधुनिकीकरण, हिंद प्रशांत क्षेत्र में रणनीतिक साझेदारियां, इन कदमों का उद्देश्य भारत की सुरक्षा क्षमता को मजबूत करना था, ठीक है। भारत की वैश्विक छवि, हाल के वर्षों में भारत ने कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सक्रिय भूमिका निभाई। वैश्विक दक्षिण, ग्लोबल साउथ, यानी कि ग्लोबल साउथ की आवाज़ को उठाना, ठीक है। जलवायु परिवर्तन पर पहल, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना पर का मॉडल प्रस्तुत करना, बड़े अंतर्राष्ट्रीय निवेश आकर्षित करना, इन पहलों ने भारत की वैश्विक भूमिका को मजबूत करने में योगदान दिया, ठीक है जी। क्या टैरिफ भारत क्या टैरिफ से भारत रुक गया? ये पॉसिबल था क्या? नहीं भाई। इतिहास बताता है कि व्यापारिक विवाद नई बात नहीं होती, ठीक है। दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाएं समय समय पर टैरिफ और व्यापारिक नीतियों का उपयोग करती हैं, ठीक है। भारत ने भी इस चुनौती का जवाब केवल बयानबाजी से नहीं, बल्कि घरेलू क्षमता बढ़ाने, निवेश आकर्षित करने और निर्यात क्षमता मजबूत करने की दिशा में कदम उठाकर देने की कोशिश की, ठीक है। हालांकि व्यापारिक तनाव का प्रभाव उद्योगों पर अलग अलग हो सकता है, ठीक है, और इसके परिणाम समय समय के साथ बदलते रहते हैं, ठीक है। इससे निष्कर्ष ये निकलता है कि भाई जब किसी देश पर आर्थिक दबाव आता है तब उसकी वास्तविक शक्ति केवल उसके आकार से नहीं बल्कि उसकी रणनीति से मानी जाती है, ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने विनिर्माण, डिजिटल तकनीक, बुनियादी ढांचे, रक्षा, वैश्विक साझेदारियों पर विशेष ध्यान दिया है। समर्थक इसे भारत की दीर्घकालिक शक्ति निर्माण की रणनीति मानते हैं, जबकि आलोचक कुछ नीतियों के क्रियान्वयन और आर्थिक चुनौतियों पर सवाल भी उठाते हैं। अंततः भारत की सफलता का मूल्यांकन आने वाले वर्षों में आर्थिक विकास, रोजगार, निर्यात और वैश्विक प्रतिस्पर्धा जैसे ठोस संकेतों के आधार पर होगा। भारत के सामने चुनौतियां भी बड़ी हैं और अवसर भी। ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि बदलती वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में भारत अपनी विकास यात्रा को किस तरह से आगे बढ़ाता है, क्योंकि भाई भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो तो भाई साहब दुनिया में नंबर 1 पे चल रही है ना भाई साहब, सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। तो क्यों भारत की सारा मसला तो यही है ना कि भाई भारत की जो तेज़ी से बढ़ती हुई इकोनॉमी है वो अमेरिका का सबसे बड़ा सिर दर्द है, सबसे बड़ा सिर दर्द है। इतना तो यूरोप भी नहीं चिढ़ता भाई भारत की इकोनॉमी देख के जितना अमेरिका चिढ़ता है। तो खैर, तो दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो कम से कम व्हाट्सएप पर जरूर शेयर कीजिएगा। साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मनोबल जरूर बढ़ाएगा ताकि हम आपके लिए ऐसे ही मनोरंजन सुनाते रहें। तो गाइस मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।